सर लॉ करने के बाद तो स्कोप जो है जुडिशरी की तरफ ही ज़्यादा जाता है, तो मैम आपने इस सफ़र को चुना, क्या कुछ खास स्पेसिफिक रीज़न रहा इसके पीछे? मेरी पढ़ाई होनी थी हायर एजुकेशन। मेरी फैमिली की भी तरफ से और समाज की तरफ से बड़ा इस बात को बहुत वेलकम नहीं किया गया कि मैं लॉ की पढ़ाई करना चाहती हूँ। क्योंकि मन यही था कि एक मेट्रो सिटी में रहकर नहीं बल्कि देश के छोटे छोटे कोनों में जाके काम करना है। अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, सेटिस्फैक्शन देती है। यस। आज बहुत एक इक्विटेबल सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम शुक्रगुजार हैं मेरे पेरेंट्स और उनकी जनरेशन के कि जिन्होंने अपनी बेटियों को ये मौका दिया। सवाल ये नहीं था कि सरकारी नौकरी करनी है, बिल्कुल। सवाल ये था कि जो सपने लेकर हम बड़े हुए, जो हमने अपने आसपास कमियां देखी, कि उसको पूरी करने का एक प्रयास करने का मन था। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कहानी कहीं ना कहीं, ये कहावत आज के हमारे मेहमान पर फिट बैठती है। हम इस वक्त मौजूद हैं डीसी कार्यालय मोहाली में और हमारे साथ स्वयं डीसी मोहाली आशिका जैन जी मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से दिल्ली एनएलयू से लॉ का सफ़र शुरू होते होते ये सफ़र यूपीएससी के रैंक 74 पर जा पहुंचा। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीसी साहब खुद मौजूद हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। थैंक यू, आपका स्वागत है जिला प्रबंधकी कॉम्प्लेक्स मोहाली। थैंक यू। मैम जानना चाहेंगे कि एनएलयू से लॉ की आपने, और अक्सर लॉ करने के बाद तो स्कोप जो है जुडिशरी की तरफ ही ज़्यादा जाता है, तो मैम आपने इस सफ़र को चुना, क्या कुछ खास स्पेसिफिक रीज़न रहा इसके पीछे? देखिए, मैं आपके चैनल से लोगों तक भी ये बात पहुंचाना चाहूँगी कि लॉ एक इस तरह की पढ़ाई है कि वो ना सिर्फ जुडिशरी या पब्लिक सर्विस बल्कि बहुत सारे चैनल्स आपके लिए खोल देता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इवन दो मेरे फादर साहब आप 30 साल से प्रैक्टिस में थे जब मेरी पढ़ाई होनी थी हायर एजुकेशन। मेरी फैमिली की भी तरफ से और समाज की तरफ से बड़ा इस बात को बहुत वेलकम नहीं किया गया कि मैं लॉ की पढ़ाई करना चाहती हूँ। और अक्सर आप देखेंगे छोटे ज़िलों में, मैं अम्बाला से बिलोंग करती हूँ, छोटी जगहों में लेडीज़ को लॉ जैसे प्रोफेशन में भेजकर ज़्यादा लोग खुश नहीं होते थे। आज वो टाइम बदल रहा है, आज बहुत एक इक्विटेबल सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम शुक्रगुजार हैं मेरे पेरेंट्स और उनकी जनरेशन के कि जिन्होंने अपनी बेटियों को ये मौका दिया। और मैं समझती हूँ कि लॉ आपको इस तरह से इक्विप कर देता है इवन एज ए सिटीज़न। आप प्रोफेशन तो सबके अपने अपने हैं ही, लेकिन चाहे आप बिज़नेस में हो, चाहे आप घर में बैठे हों, चाहे आप किसी सर्विस में हो, जॉब में हो, मैं समझती हूँ कि लॉ से उस तरह का कॉन्फिडेंस इंसान में आता है और सिटीज़न एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनता है। उसको कानून की जब जानकारी होती है तो वो बहुत ही जिम्मेवारी से अपने आसपास के इश्यूज़ को देखता है और उसके सॉल्यूशंस को इमेजिन करता है। जो सरकार भी जो नए नए नियम कानून लेकर आती है या जो नई स्कीम्स लेकर आती है, मैं समझती हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न उसको बेहतरी से एनालाइज कर सकता है, उसको उसका फ़ायदा ले सकता है और अपने आसपास समाज तक भी पहुँचा सकता है। तो उस दिशा में ही मेरा प्रयास था कि मैं लॉ की पढ़ाई करूं। बाद में मेरा मन बना क्योंकि बचपन से सिविल सर्विसेज को देखा था, एकेडमिक्स में मैं अच्छी थी, मेरा मन था कि मैं अपने देश के लिए काम करूं। प्राइवेट नौकरी लग गई थी लॉ स्कूल से ही। ज़्यादातर आजकल हमारे लॉ स्कूल से कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स, लॉ फर्म्स की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी सैलरीज़ पर हो जाती हैं। उस समय मुझे भी एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव पैकेज देश की टॉप 3 लॉ फर्म्स में से एक लॉ फर्म में मिला था। बट लेकिन क्योंकि मन यही था कि एक मेट्रो सिटी में रहकर नहीं बल्कि देश के छोटे छोटे कोनों में जाके काम करना है। अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, सेटिस्फैक्शन देती है। यस।
सो नेशन बिल्डिंग के लिए काम करना है। सब अपने अपने तरफ से करते हैं, बट ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म इस तरह का मिलता है कि बहुत सारी दिशाओं में काम करने का एक ही सीट से मौका मिलता है, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट है, चाहे वो शहर की सफाई है, चाहे अर्बन प्लानिंग है, ट्रैफिक है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत कृपा है कि ये मौका हमें मिला और उसी में अपना काम करें। इसमें एक छोटा सा पेंच जो है वो रह गया था कि व्हाई नॉट जुडिशियल सर्विसेज। हाँ, यस। देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि जुडिशरी में मुझे इंटरेस्ट शुरू से ही थोड़ा सा कम था। रीज़न बीइंग, जैसे मैंने कहा ना, सवाल ये नहीं था कि सरकारी नौकरी करनी है। बिल्कुल। सवाल ये था कि जो सपने लेकर हम बड़े हुए, जो हमने अपने आसपास कमियां देखी, कि उसको पूरी करने का एक प्रयास करने का मन था। तो जैसे मैंने बताया, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इशू है, चाहे वो जनरली लोगों की समस्याओं का हल करना है, तो वो आपको जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट सिविल सर्विसेज जो अपॉर्चुनिटी देती है, और इतने सेक्टर्स आज आप देख रहे हैं, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इतने नए नए सेक्टर्स और अपॉर्चुनिटीज़ इस देश में आ रही हैं, इतना बड़ा यूथ हमें स्किल करना है। तो मुझे ये इश्यूज बहुत अट्रैक्ट करते थे, इसलिए मैंने सिविल सर्विस। डीसी साहब, ज़्यादा समय ना लेते हुए दो सवाल आपसे और लेने का प्रयास करेंगे। वो कहते हैं कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, और आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू लाइफ भी सबको देता है। पर उसी तरीके से अगर हम देखें कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गंदगी के ढेर भी पड़े रहते हैं, समय पर सफाई ना होना, प्रॉपर सैनिटेशन, ड्रेनेज ना होना, इसको लेकर किस तरीके से आप अपने ज़िले के अंदर काम करते हैं? क्योंकि ज़िला मोहाली एक बहुत बड़ा ज़िला है अपने आप में, और इसमें कुछ छोटे गांव और कस्बे भी हैं जिसके अंदर तमाम तरीके से वो सुविधाएं नहीं पहुँच पाती। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ रोड मैप आपके पास? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ज़िला मोहाली अपने आप में पिछले 10 सालों में भी आप देखेंगे तो मैं सेफली कह सकती हूँ कि हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल की तरफ बढ़ रही है। अगर हम सेंसस 2011 के साथ आज कंपेयर करें या वोटर एनालिसिस करें, तो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है due to reasons of migration from within Punjab and even outside, हिमाचल से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से यहाँ लोग आकर बस रहे हैं। मोहाली ज़िले के अपने चैलेंजेस उसके साथ उभर कर आए हैं, जैसे कि बहुत सारे रूरल विलेजेस ऑटोमेटिकली जो है अर्बनाइजेशन की तरफ निकल पड़े। जीरकपुर और खरड़ जैसे एमसीज आप देखेंगे, जो छोटे छोटे कस्बे होते थे, आज बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो कमर्शियल शॉप्स का हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल होटल्स का हो, या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस का हो, तो वो बहुत तेज़ी से उभर कर आए हैं। उसके साथ ही हमने एक प्रयास किया है कि अपने म्यूनिसिपल काउंसिल्स के थ्रू वहाँ उनका भी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। उसमें चाहे वो सफाई कर्मचारियों की संख्या है, मशीनरी की अवेलेबिलिटी है, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की कंप्लायंस के बारे में जानकारी है, तो हम लगातार एमसी जीरकपुर, एमसी खरड़ और हमारी छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटीज़ के थ्रू लोगों को अवेयर करते हैं, अपने कर्मचारियों को इक्विप करते हैं कि वो जो है कूड़े को अलग अलग करके सेग्रीगेट करके घर से लेकर आएँ, और उसके बाद जो है हर जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे खाद बनाई जाए। हमारे सारे एमसीज़ में कूड़े से खाद बनाने का प्रोसेस चल रहा है। खरड़ ने ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए की खाद जो है वो बेच चुके हैं मार्केट में, उससे एमसी अपना रेवेन्यू कमा रहा है। बेसिकली रेवेन्यू जनरेट होना, रेवेन्यू जनरेशन हो रही है। और जो साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो इसी तरह से हो सकती है कि अगर आप कूड़े के पहाड़ देखते हैं, वो इसलिए है क्योंकि किसी ने कूड़े को अलग अलग किया, अलग अलग नहीं किया, सेग्रीगेट नहीं हुआ। जी, तो मैं आपके माध्यम से इनफैक्ट हमारे सारे रेजिडेंट्स को अपील करना चाहूँगी कि अपने कूड़े वाले के हित के लिए और अपने शहर के हित के लिए अपना गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग रखें, जिससे कि एमसी को, और मैं ये भी बताना चाहूँगी आपके थ्रू कि पंचायत में भी हमने ये मुहिम बहुत ही तेज़ी से चलाई हुई है। आज की डेट में भी इट विल बी सेफ टू से कि हमने ऑलमोस्ट 30 से 40% पंचायत में ऑलरेडी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो
प्लांट लगता है वो चला दिया, ऑपरेशनल कर दिया, और आने वाले समय में बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हम 100% पंचायत को कवर कर देंगे, जिससे कि कूड़ा प्रबंधन बेहतर हो सकेगा। इसके साथ ही सॉलिड वे अपना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं हमारे ज़िले में ऑलरेडी 8 से 10 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स या तो ऑपरेशन में हैं या बहुत ही जल्दी, विच मीन्स विद इन दिस ईयर और मैक्सिमम अर्ली नेक्स्ट ईयर नए सॉलिड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ज़िले में ऑपरेशनल हो जाएंगे, जिससे कि जितनी हमारी टोटल सीवरेज जनरेशन है उससे ज़्यादा की कैपेसिटी हमारी सीवरेज को ट्रीट करने की हो जाएगी, जिससे जहां आप देखते हैं कि ओवरफ्लोइंग सीवरेज है या कहीं गंदा पानी की निकासी प्रॉपर नहीं हो रही, वो सारी समस्याओं का हल हो पाएगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल, जिसके अंदर तमाम तरीके से हम वाइंड अप करने का प्रयास करेंगे, कि देखा जा रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से हाल ही में मोहाली में भी एक बड़ा हादसा हमने देखा, और इस तरीके की गतिविधियां जो हो रही हैं, चाहे वो 3B2 का इलाका हो जहां पर थोड़ी सी वुमेन सेफ्टी को लेकर कितना गंभीर है प्रशासन, और इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर किस तरीके का कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, आपने दो मुद्दों का जिक्र किया। सबसे पहले तो इलीगल कंस्ट्रक्शन, मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, मोहाली में बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, जैसे कि कुछ तो पंचायती एरिया है जो आज की डेट में बहुत सारे शहर के बीच में ही आपको बहुत सारी पंचायत दिखेंगी, लेकिन वो है टेक्निकली रूरल एरिया, बट शहर के आसपास है या शहर के बीच में आ गया। दूसरा है गमाडा, जो शहर की प्लानिंग करते हैं, टाउन प्लानिंग करते हैं और एनफोर्समेंट करते हैं, सारा जो लैंड के कस्टोडियंस है वो गमाडा। और तीसरा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसके 50 वार्ड्स हैं, जो अपने एरियाज़ में सफाई प्रबंधन, कंस्ट्रक्शंस को रेगुलेट करना एंड सो ऑन ऐसे काम करते हैं। तो पिछले समय में हमने एक प्रयास किया कि इन सारी एजेंसीज़ का कोऑर्डिनेशन करके इनके जो नियम कानून हैं उसमें भी एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। जो पंचायत के नियम कानून हैं वो रूरल डेवलपमेंट विभाग की तरफ से निर्धारित हैं, अर्बन टाउन एंड प्लानिंग के नॉर्म्स कुछ और हैं, और इसी तरह उनकी टीम्स भी अलग अलग इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती थी। अब हमने कोशिश की है कि सब एक सिनर्जी से एक काम करें, ताकि इस तरह के हादसे हर हाल में रोके जा सकें होने से। ज़िंदगी और मौत का बहुत एक अहम सवाल खड़ा हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस मामलों में सेफ्टी और पूरी सख्ती जो है की जाए। और वो आप देख रहे हैं कि हमारी म्यूनिसिपल टीम्स लगातार एरियाज़ में फील्ड विज़िट करके जहाँ कोई वायलेशंस पाई जाती हैं उसको रोकती भी हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी इनिशिएट करती हैं। दूसरा आपने सवाल पूछा विमेन सेफ्टी का, ये भी बहुत एक अहम सवाल है, क्योंकि मोहाली एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनता जा रहा है, यहाँ बहुत बाहर से लोग आके बस गए हैं, और यूथ का सिटी बनता जा रहा है। इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने की वजह से यहाँ पर शाम में भी आप मार्केट्स में क्राउड देखते हैं। इनफैक्ट पिछले साल पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन इशू किया कि कोई भी दुकानदार अपनी शॉप चाहे तो 24 घंटे तक उसको चला सकते हैं। तो उसके साथ ही एक जिम्मेदारी भी प्रशासन के ऊपर आई, और प्रशासन ने पूरी कोशिश की पुलिस प्रशासन के साथ मिलके कि PCR पेट्रोलिंग हो या परमानेंट डिप्लॉयमेंट हो, मार्केट एरियाज़ जहाँ पर रात रात तक शॉप्स खुलती हैं वहाँ पर ख़ास तौर पे प्राइवेट सिक्योरिटी भी हमने मार्केट एसोसिएशंस के साथ मिलकर हायर करके उनकी डिप्लॉयमेंट की। उन थानों को हमने और स्ट्रेंथन किया, सक्षम किया कि वो अपनी 24/7 पेट्रोलिंग कर सकें। तो ये ऑफ कोर्स दीज आर ऑनगोइंग एफर्ट्स, एंड वी बिलीव दैट jointly with police administration and the local administration of civil side, we will ensure that people feel absolutely safe while traveling in Mohali. बहुत बहुत शुक्रिया मैम। शॉर्ट टर्म था, हमारे पास बहुत कम समय भी था, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ DC मोहाली, जिन्होंने तमाम तरीके से हमारे सवालों के जवाब दिए। देखते रहे पंजाब केसरी। पंकथिल वर्मा की रिपोर्ट।